नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी को इंडिया की माइन ऑफ मिनिस्ट्री ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसको सुनकर लोग इंडिया में एलन मस्क को इनवाइट करने लग गए। असल में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 60 लाख टन लिथियम मिला हुआ है। अब बात कुछ ऐसी है कि आज के समय में लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और आपकी स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार की गाड़ियों में जहां जहां लिथियम की बैटरी का यूज होता है वहां वहां लिथियम की जरूरत पड़ रही है और आज के ज़माने में ये एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। और एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग अगर आप दुनिया भर के लिथियम देखोगे कि किस देश में ज़्यादा लिथियम पाए जाते हैं तो इसमें नंबर 1 पर है चिली देश 9.2 मिलियन टन के साथ, और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 5.7 मिलियन टन के साथ। तो क्या इसका मतलब अब ये हुआ कि इंडिया में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व हैं लिथियम की? और क्या ऐसा होने का मतलब है कि अब क्या इंडिया की लॉटरी लग चुकी है? जैसे गल्फ देश अमीर बने ऑयल के सहारे, वैसे ही क्या इंडिया भी अब अमीर बन सकता है लिथियम के सहारे? तो आज की इस वीडियो में आइए इन सारे सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। एक चीज पहले इसमें क्लियर कर लेते हैं कि आज के समय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिथियम बहुत ही वैल्यूएबल मेटल है। आपके सारे स्मार्टफोन में जिस भी कंपनी का आप फोन यूज करते हैं उसमें या तो लिथियम आयन की बैटरी पड़ी हुई या लिथियम पॉलीमर की बैटरी पड़ी हुई है। इसके अलावा आज के समय में कोई भी इलेक्ट्रिक कार जो भी आज के समय में बनाई जा रही है उन सब में लिथियम की बैटरी पड़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि और बैटरीज जैसे कि लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में लिथियम बैटरीज का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा होता है। वजन इनका 50 से 60% कम है और एफिशिएंसी कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज के लिए पावर ग्रिड में भी लिथियम का ही यूज किया जाता है। इंडिया ने ऑलमोस्ट 8,800 करोड़ की लिथियम बैटरी और 170 करोड़ का लिथियम मेटल इंपोर्ट किया था दूसरे देशों से सन 20 से 21 में, और जो ग्लोबल लिथियम मार्केट है सन 2020 से 21 में उसकी वैल्यू थी 60,000 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि साल 2028 तक इसकी वैल्यू 1.3 लाख करोड़ रुपए तक क्रॉस कर जाएगी। जैसे जैसे लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल छोड़ करके इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे सोलर और विंड एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, कोल पावर प्लांट की जगह वहां हमें इसकी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जम्मू और कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व मिले हैं उन्हें इंफ्रारेड रिजर्व की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी ये वो रिसोर्सेस हैं जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि कितना लिथियम अभी यहाँ पर मौजूद है। उस लिथियम की क्वालिटी क्या होगी, क्या उसे इकोनॉमिकली माइन करना पॉसिबल होगा या नहीं, कितना खर्चा आएगा इसमें, क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी बातों के बारे में अभी हम नहीं जानते हैं। क्योंकि इस ग्राफ में देखिए इंफ्रारेड रिसोर्सेज के ऊपर है इंडिकेटेड रिसोर्सेज, फिर मेजर्ड रिसोर्सेज, प्रूवन रिजर्व, प्रोबेबल रिजर्व। वाई एक्सिस पर है कि हमें जियोलॉजिकली कितना पता है एक जगह के बारे में, और एक्स एक्सिस पर है बाकी और फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिकली पॉसिबल होगा कि नहीं माइन करना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद इसे G3 कैटेगरी ऑफ इनिशियल असेसमेंट में डाला है। उन्होंने खुद कहा कि अभी और रिसर्च और स्टडीज करने की जरूरत है इसे G1 या G2 कैटेगरी तक पहुंचाने के लिए। इन ऊपर की कैटेगरी में जाकर उन्हें माइनेबल रिजर्व कहा जा सकता है और उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ माइन को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना लिथियम मौजूद है, कितना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसकी क्वालिटी क्या है। और इस स्टेज तक पहुंचने में दोस्तों मिनिमम 5 से 7 साल तक का समय लग सकता है जब तक इन्हें कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करें। 2 साल पहले सिमिलर सी खबर आई थी कर्नाटका से, जब सरकार ने कहा कि उन्हें 1,600 टन लिथियम मिला है। वो वाला लिथियम भी दोस्तों इंफ्रारेड कैटेगरी का ही था, लेकिन अभी वाली खबर में दोस्तों लिथियम की संख्या कई गुना ज्यादा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस अभी उतनी ही ज्यादा है। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा लिथियम के रिजर्व साउथ अमेरिका के चिली देश में मौजूद है 9.2 मिलियन टन के साथ, और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया
5.2 मिलियन टन के साथ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्या अब इंडिया सेकेंड नंबर पर आ गया? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रारेड रिसोर्स की कैटेगरी में रिजर्व पाए गए हैं। अगर इस लॉजिक से कंपेयर किया जाए तो बोलीविया देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। इंफ्रारेड रिसोर्सेस की कैटेगरी में 21 मिलियन टन, दुनिया भर में नॉन सप्लाई है एट 89 मिलियन टन। फिर भी इसका मतलब है कि इंडिया में दुनिया का 5.5% लिथियम मौजूद है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। अब लिथियम इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो दुनिया के टॉप 3 आधे से ज्यादा ग्लोबल रिजर्व सिर्फ 3 साउथ अमेरिकन देशों में हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। दूसरी तरफ चाइना नंबर 1 प्लेयर है यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस करने में। दुनिया भर में बनने वाली सारी लिथियम बैटरी में से सिर्फ 75% ओनली चाइना में बनती है। और एक रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चाइना 58% लिथियम प्रोसेसिंग को ग्लोबली कंट्रोल करता है। सेकंड नंबर पर है चिली 29% और थर्ड नंबर पर है अर्जेंटीना 10%। लिथियम एक्सट्रैक्शंस के मामले में ऑस्ट्रेलिया 52% है सबसे ज्यादा, फिर भी चिली 22% और चाइना है 13%। इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने वाली कि चाइना में लिथियम के रिजर्व से ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, फिर भी प्रोसेसिंग लिथियम की सबसे ज्यादा चाइना में ही होती है। इतना फोकस किया है उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने में। अब लिथियम माइनिंग करते वक्त एक भारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट पड़ती है, और चीजों की माइनिंग की तरह लिथियम में भी पानी का, सॉइल का और एयर का पोल्यूशन होता है। जो लिथियम को इसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। बहुत सारा पानी इसमें वेस्ट होता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए 2.2 मिलियन लीटर पानी लगता है। ये उतना ही है जितना एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को लगता है। दूसरा, लिथियम के एक्सट्रैक्शन हार्ड पत्थरों और अंडर ग्राउंड ब्राइन रिसोर्सेस से अक्सर किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या हमें लिथियम माइनिंग से जोशीमठ जैसे इंसिडेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, अगर सरकार इसी तरह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को नजरअंदाज कर दे तो। तीसरा, माइनिंग से होने वाली एयर और सॉइल पोल्यूशन का क्या? ये बात सच है कि लिथियम का यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में, इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने में, जिससे ओवरऑल कार्बन इमिशंस कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर माइनिंग से निकलने वाले कार्बन इमिशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि किससे नुकसान ज्यादा हो रहा है और क्या करना बेटर होगा। अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे देशों में इसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए अब हम मान लेते हैं कि जो 60 लाख टन रिजर्व मिले हैं वो प्रूवन रिजर्व हैं। इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होगा ये माइन करना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका ज्यादा नहीं होगा, उसे अकाउंट में लिया जा रहा है। तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर और जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सारी एसेंशियल्स लेकर चले तो इंडिया की सिचुएशन गल्फ कंट्रीज की सिचुएशन से काफी सिमिलर हो जाएगी, जिनकी किस्मत पलट गई थी जब उन्हें तेल मिला। इतिहास में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा अलग अलग देशों ने क्या रिएक्ट किया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जब भरपूर नेचुरल रिसोर्सेस मिले। ऐसे कई पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं गल्फ कंट्रीज के अलावा जहां पर ऑयल मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया, छोटे छोटे बोत्सवाना और रवांडा देश जिनकी हालत चमकी, लेकिन साथ ही साथ इनके अपोजिट एग्जाम्पल भी मौजूद हैं। ऐसे देश जिनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज शराब बन गए और देश को नुकसान उठाना पड़ा उनकी वजह से, जैसे कि कांगो, बोलीविया भी और नीदरलैंड भी इसके एक एग्जाम्पल है। नीदरलैंड का केस इतना फेमस है कि इसके अराउंड पूरे फिनोमिना का नाम ही रखा गया है डच डिजीज। क्या है ये डच डिजीज? इसे आप रिसोर्स कर्स भी कह सकते हो। एक ऐसी बीमारी जो उन देशों में देखने को पाई जाती है जहां पर नेचुरल रिसोर्स भरपूर तरीके से पाए जाते हैं।
देखकर लगता है कि देश को अमीर बन जाना चाहिए उन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, लेकिन उल्टा ही होता है। साल 1977 में इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इस डच डिजीज शब्द का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था नीदरलैंड का केस समझाते हुए। एक्चुअली हुआ क्या था कि साल 1959 में नीदरलैंड में भारी नेचुरल गैस रिजर्व पाए गए थे। इसके चलते इन्होंने नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया और इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। लेकिन करीब 10 साल बाद जाके 1970 से 1977 का जो पीरियड था उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% तक बढ़ गया, जो कि पहले 1% अराउंड हुआ करता था। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम हो गई। इकोनॉमिस्ट बड़े कंफ्यूज्ड हो गए कि ये कैसे हो रहा है, ये जो गैस पाई गई ये कोई खजाना है या शराब है। कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ ये जो खजाना है यही शराब है। इसका इम्पैक्ट दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला, जब किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी देशों में। ऐसा करने का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके देश में, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होंगे उस नेचुरल रिसोर्स के, बाकी लोग आपके देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो इसका मतलब आपकी करेंसी का प्राइस अप्रिसिएट होगा। मतलब नीदरलैंड के केस में कह सकते हो कि उसकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना एक अच्छी चीज़ कही जा सकती है, लेकिन करेंसी के रेट का और नीचे होना 100% सही है या 100% गलत ये नहीं कहा जा सकता। कुछ इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। अगर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो जो बाकी लोग अपना सामान एक्सपोर्ट करने लग रहे हैं वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है उसका रेट बढ़ जाएगा और इसका इम्पैक्ट देश के बाकी और सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। तो नीदरलैंड अगर एग्जांपल, गैस एक्सपोर्ट इनके बड़े अच्छे हुए, लेकिन बाकी और इंडस्ट्रीज थी देश में, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री को सामान बनाकर एक्सपोर्ट करना वो और महंगा होने लग गया। ये बाकी इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस सस्टेन्स नहीं कर पाई और इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट है डच डिजीज का लेबर मार्केट पर। जब एक देश में ऑयल की डिस्कवरी हुई है या लिथियम की डिस्कवरी हुई है तो माइनिंग करने लेबर की ज़रूरत होगी, तो उस सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होंगी। बाकी और सेक्टर्स से शिफ्ट होकर लोग इस सेक्टर में आना चाहेंगे और इसका बाकी सेक्टर्स पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि डच डिजीज का मतलब है कि अगर एक देश में नेचुरल रिसोर्स भरपूर तरीके से पाया गया तो उस देश में जो बाकी और सेक्टर हैं अगर वो डेवलप नहीं है तो वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे उस नेचुरल रिसोर्सेस के सेक्टर से और वो नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। यही चीज़ नीदरलैंड में देखने को मिली और बाकी और कई देशों में भी देखने को मिली। ऊपर से माइनिंग का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिन जॉब्स में स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और जो लोग माइनिंग का काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होना होता है। तो अगर ज़्यादा जॉब ऐसे सेक्टर में शिफ्ट होंगी तो लोगों की स्किल डेवलपमेंट पर और नॉलेज पर भी असर पड़ेगा और देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब गल्फ देशों को अगर देखें तो उन्होंने डच डिजीज को बड़ी आसानी से अवॉइड किया क्योंकि उनका कोई और सेक्टर ही नहीं था। लिटरली गल्फ कंट्रीज की कोई इकोनॉमी ही नहीं होती अपनी अगर वहाँ पे ऑयल नहीं पाया जाता। तो इन कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू कितनी भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, बाकी और सेक्टर से पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि कुछ और एक्सपोर्ट ही नहीं कर रही ये कंट्री। दूसरा एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे जैसी डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन देशों ने डच डिजीज को अवॉइड किया बाकी और सेक्टर में बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई करके। नॉर्वे की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये देश बड़ा फॉर्चुनेट था कि देश की सरकार ने अपने लोगों के एजुकेशन पे पैसा खर्च किया, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा स्पेंड किया, लोगों को हाई क्वालिटी लाइफ दी और ये सब किया ऑयल की खोज होने से पहले। सही सुना आपने, सन 1969 ही था जब नॉर्वे में पहली बार ऑयल फील्ड की खोज हुई। तब तक नॉर्वे में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सरकार थी, पब्लिक सिचुएशन इनके बहुत स्ट्रॉन्ग थे।
इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत डाइवर्सिफाई थी। वेनेजुएला और ईरान जैसे देश इतने फॉर्चुनेट नहीं थे। 1908 में ऑयल पाया गया ईरान में और 1922 में वेनेजुएला में ऑयल पाया गया। इन दोनों देशों में बाकी और सेक्टर डेवलप नहीं थे, लोग एजुकेटेड नहीं थे। ऑयल की वजह से सारा पैसा, सारा लेबर उस तरफ आकर्षित हुआ और पूरे के पूरे देश सिर्फ एक रिसोर्सेज के सहारे सरवाइव करने की सोच रहे थे। पर दोनों देशों में बाकी इकोनॉमी को भारी नुकसान सहना पड़ा। और एक श्योर शॉर्ट तरीका है डच डिजीज से बचने का, जिसका नॉर्वे ने इस्तेमाल किया। नेचुरल रिसोर्सेज से जो आने वाला पैसा है उसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1-2 बिलियनर अरबपति अमीर हुए जा रहे हैं उस ऑयल के पैसे से। उस तेल के पैसे से हर एक सिटीजन की भलाई हो रही है। ये करने के लिए सबसे आसान तरीका है एक सेवरन वेल्थ फंड बनाना। जो एक्सेस पैसा कमाया जा रहा है उस नेचुरल रिसोर्स को बेचने से उसे एक फंड में इकट्ठा किया जाए और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में, देश को डेवलप करने में। नॉर्वे का आज के दिन जो वेल्थ फंड है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ सेवरल फंड। इस एक्सेस पैसे को एजुकेशन में स्पेंड किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया। और एक लेसन है जिस पर आज के दिन गल्फ कंट्रीज भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश जो एक समय पर ऑयल पर डिपेंडेंट थे, अब वो भी आज के समय में अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं। दुबई आज के समय में एक टूरिज्म हब बन चुका है। आज के समय में दुबई के जीडीपी का 95% पैसा ऑयल बेस्ड नहीं है, नॉन ऑयल है। और यूएई का सिर्फ 30% जीडीपी गैस और ऑयल पर डिपेंडेंट है। अगर डेवलपिंग देशों की बात की जाए तो बोत्सवाना देश अफ्रीका में इसका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, जिन्होंने सक्सेसफुली डच डिजीज को अवॉइड किया। लेकिन इसके नेगेटिव एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कांगो और जिम्बाब्वे जैसे देश, जहां पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज एक शराब की तरह साबित हुए हैं। लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में कोबाल्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कांगो देश में दुनिया का 74% कोबाल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। सिर्फ एक देश में इतना वैल्यूएबल रिसोर्स कांगो चाहता तो बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन आज के समय में कांगो आपको हर लिस्ट में बॉटम पर मिलेगा। 2015 तक कई सारी कांगो में माइंस एक्चुअली में वारलैंड्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते, इनका माइन माफिया चलता था। चाइल्ड लेबर हर तरफ देखने को मिलता है। इस माइनिंग एनवायरनमेंट का भी सत्यानाश कर दिया देश, और इकोनॉमी का भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। ओवरऑल लेसन यहाँ पे बड़ा ही क्लियर है। अगर हमें अपने देश में नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं तो हमें उस खजाने पर डिपेंड नहीं होना है, हमें उस खजाने का यूज करना है देश की भलाई के लिए और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए। और इसके साथ ही साथ करप्शन और मिसमैनेजमेंट जैसी चीजों का भी ध्यान रखना है सरकार को, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज जैसी चीजों में करप्शन हुई तो देश के लिए हानिकारक हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेड टॉपिक की वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।